अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा मैं। एक कंपनी का ज़िक्र किया, विदेशी कंपनी एक है और दीपक जी ये बहुत चौंकाने वाली बात है, उत्तर प्रदेश का शायद सबसे बड़ा भयंकर घोटाला निकलेगा ये। उस कंपनी को लगभग उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिलों में, दर्जनों विभागों में एक विदेशी कंपनी है और उससे कहा गया कि भाई हम आपको कंसल्टेंसी के लिए रखते हैं। विदेशी कंपनी है, चाहे वो आवास विकास हो, कौशल विकास हो, और एक बड़े साहब हैं, एक बड़े आईएएस हैं, उस कंपनी के ऊपर उनका उनका हाथ है। अब एक विभाग में जो वो कंसल्टेंसी करती है तो उसकी फीस, दीपक जी आप चौंक जाएँगे सुन के, उसकी फीस करोड़ों रुपए में है। मतलब अगर एक सपोज़ मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि मंडी समिति की कंसल्टेंसी उस विभाग को दी गई है, उस विदेशी कंपनी को दी गई है, तो वो मंडी परिषद से 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए महीना चार्ज कर रही है। बदले में क्या कर रही है कि वहाँ के जो ठेके होंगे, जो टेंडर निकलेंगे, वो टेंडर डिज़ाइन वो करेगी। उसमें क्या शर्तें हों, क्या नियम हो, ये वो तय करेगी। और उसमें फिर क्या खेल होता है, उसमें जिसको ठेका लेना होता है, जिस अफ़सर का वो करीबी होता है, उसके उनकी मन मर्जी की शर्तें उस कंपनी के लोग उसमें डाल देते हैं। और फिर जो करोड़ों के ठेके हैं, सैकड़ों करोड़ के ठेके हैं, तो ठेकेदार की मर्जी से मिल जाते हैं। अमलेंदु ने बिल्कुल सही कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह उत्तर प्रदेश के दर्जनों विभागों में ये विदेशी कंपनी काम कर रही है। इसके तार उत्तर प्रदेश की सत्ता में मुख्यमंत्री की टीम 9 और टीम 11 में बैठे अफसरों से जुड़े हैं। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा तांडव है कि अब जैसे हम लोगों ने बताया कि काशी में भी उस विदेशी कंपनी को काम दिया गया। तो ये क्या, ये सरकार इस तरह के काम भी कर रही होगी दीपक जी। एक तरफ आप शिवालय के बाहर बैठ के शिव जी की आराधना दिखाते हैं प्रधानमंत्री की, और दूसरी तरफ एक विदेशी कंपनी को बिठा के उत्तर प्रदेश के हर विभाग का करोड़ों का काम बिना टेंडर, बिना कोई कंसल्टेंसी के नाम पे दे दे रहे हैं। तो ये कहा जाएगा हे राम। लेकिन हे राम के संग दीपक जी आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, लोग दर्शक बहुत पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड के भाषण, उत्तर प्रदेश के खंड विकास खंडों में, थानों में, बाहर शिवालयों में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के करोड़ों रुपए फूकना, बीजेपी का खेल दरअसल है क्या? देखिए संजय भाई, अमलेंदु भाई ने जो आरोप लगाए वाकई बहुत गंभीर आरोप हैं, और भ्रष्टाचार के एक विदेशी कंपनी को जिस तरह से एक के बाद एक ठेका दिया जा रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। अमलेंदु भाई ये कहना चाह रहे हैं। और क्योंकि अमलेंदु जी को मैं फॉलो करता हूं और खोजी पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, तमाम अनुभव है, तो ये कोई गलत बात नहीं कहेंगे। लेकिन इनकी बात का, अब इनको बुरा लगेगा मेरा अगला वाक्य अमलेंदु जी को, इनकी बात का दरअसल कोई मतलब है नहीं। उसकी वजह है क्योंकि सरकार का आप संख्या बल भी देखिए, सरकार की आप ताकत भी देखिए कि सदन में सरकार की ताकत क्या है। जहां विपक्ष का नेता ना हो जिस देश में, चाहे अधीर रंजन हो, चाहे उससे पहले जो सज्जन थे कांग्रेस के, वो नेता विपक्ष नहीं थे, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, क्योंकि उनके पास वो संख्या नहीं है जहां वो लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा कर सके। ये तो हाल है हमारे देश में विपक्ष की। अब आप आइए मीडिया की बात कर लेते हैं। जो विमर्श आप कर रहे हैं या जो रविकांत जी या अमलेंदु भाई यहां पर बोल रहे हैं, पहले तो इनको मौका ही नहीं दिया जाएगा राष्ट्रीय मीडिया में, जो मुख्य धारा की मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां इनको बोलने ही नहीं दिया जाएगा, बुलाया ही नहीं दिया जाएगा। और इस तरह की अगर ये बातचीत वहां रखेंगे तो उनका पहला और आखिरी शो होगा। तो मीडिया एक तरफ उसने सेंसर कर रखा है चीजों को, विपक्ष अल्पमत में है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और जो जांच एजेंसियां हैं जैसे सीएजी में आज कौन चीफ है? पहले महर्षि साहब थे और आज कौन है? जो मोदी के सबसे करीबी अधिकारी रहे, आज वो ऑडिट, देश के ऑडिट की लगाम उनके पास है। उनको बैठाया ही इसलिए गया है कि भाई ऑडिट होगा तो सोच समझ के करिए, जो हम चाहें वैसा करिए। अब आप बात करते हैं सीवीसी की, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की। ये भी एक सतर्कता की सबसे बड़ी एजेंसी, वहां भी मोदी जी का आदमी बैठा हुआ है। अब सीबीआई की बात कर लेते हैं, वहां भी टीम मोदी है। तो आपने क्या कर रखा है कि देश में चाहे कोई जांच संस्था हो,
चाहे वो सदन में विपक्ष हो, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में या लोकसभा में, अल्पमत में है। और जहां तक मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो आप जानते हैं सारे संपादक, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिके हुए हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती आज की तारीख में कि भाई किसी तरह से जो सच को सामने लाया जाए। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार की जांच होगी नहीं होगी, इस तरह के सवालों के कोई मतलब नहीं है। अब थोड़ा कुंठित हो गए होंगे अमलेंदु भाई मेरा जवाब सुन के कि भाई ये क्या है। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। मेरा एक चीज और भी कहना है कि भाई अगर 300 से ज्यादा की संख्या है, उत्तर प्रदेश में भी 300 से ज्यादा की संख्या है, और दिल्ली में केंद्र सरकार में भी 300 से ज्यादा की संख्या है, 300 से ज्यादा सांसद और 300 से ज्यादा विधायक उत्तर प्रदेश में, अगर इस तरह की एक गिनती आपको मिल जाती है, इस तरह का मैजिकल फिगर्स आपके पास हैं, तो आप क्यों नहीं डंके की चोट पर करेंगे। अभी प्रोफेसर रविकांत जी को मैं 200 विधायक दे दूं, 5 मिनट में पहला आदेश ये होगा कि वीसी बदल देंगे, खुद वीसी बन जाएंगे। ये ताकत है, सत्ता की ताकत है। अमलेंदु जी को आप दे दीजिए 300 विधायक, पता नहीं क्या क्या कर देंगे ये। तो मोदी जी भी वैसे ही कर रहे हैं। ये तो एक, मैंने आपको कई बार कहा है कि जब मोदी जी का विषय हो, आप कृपया करके एक साइकोलॉजिस्ट को बैठाइए। ये पत्रकारों का विषय नहीं है, क्योंकि हमें उनकी मनोस्थिति को देखना है कि उनकी मनोस्थिति क्या है, कि उनका मन किया। पोप को झप्पी उन्होंने ऐसे पा ली, ऐसे करके पोप को पकड़ लिया, ऐसे बाइबल मिली, बाइबल को चूम लिया उन्होंने, और गोवा को मैसेज दे दिया 2022 में कि गोवा को जो मैसेज देना था, बाइबल को चूमा और पोप को ऐसे। तो ये वही प्रचारक हैं जो पूरी उम्र हिंदुस्तान में क्रिश्चियन मिशनरीज को एक्सपोज करते रहे। क्रिश्चियन मिशनरीज को इन्होंने हमेशा, संघ ने, प्रचारकों ने, मोदी जी ने, मोदी जी की तरह और भाजपा के नेताओं ने हमेशा क्रिश्चियन मिशनरीज को निशाने पर रखा। और अगर आप इनका मैनिफेस्टो देखेंगे, एजेंडा देखेंगे, तो वो प्रथम 5 में क्रिश्चियन मिशनरीज हैं निशाने पर। लेकिन पोप से गले मिले और बाइबल को चूम लिया, क्योंकि उनको मैसेज देना था गोवा में कि भाई चुनाव हो रहा है, तो वहां पर जो मिस्टर डिसूजा है या गोंसाल्वेज हैं, वो सुन लें कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, पोप हमारे साथ है, बाइबल हमारे साथ है, बाइबल को हमने अधिकृत किया है। और फिर मोदी जी को लगा होगा कि कुछ ज्यादा हो गया है, तो उन्होंने केदारनाथ से उसको बैलेंस कर दिया। फिर वो केदारनाथ चले गए और वहां से उन्होंने मैसेज दिया। और क्यों ना मैसेज दें, जब डीएम उनका है, सीएम उनका है और वो खुद पीएम है, तो क्यों ना वो कहें कि भाई जो मैं भाषण दे रहा हूं केदारनाथ में, जितने भी डीएम हैं ये अपने जिले में जहां जहां शिवालय हैं, जहां जहां मंदिर हैं, बड़ी स्क्रीन लगाइए और इस भाषण को आप दिखाइए, वहां पर सजीव प्रसारण करिए। इसमें गलत क्या है? इसमें आपत्ति क्या है रविकांत जी को? भाई खाता ना वही जो मोदी कहे वही सही, उसमें क्यों आपको आपत्ति क्यों हो रही है? और अगर आपत्ति है तो आप सदन में मामला रखिए। आप जो देश की मुख्य धारा की मीडिया है उसमें आप एडिटोरियल लिखिए, आप लिख सकते हैं। तो ये उनका एक व्यक्तिगत फैसला है, पार्टी का फैसला है, और उसमें हमें समझना चाहिए कि मोदी जी अक्सर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो केदारनाथ को, राम मंदिर को, काशी को, मथुरा को उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ा है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है वो एक उनका प्लैंक है। अडवाणी जी ने जो रथ यात्रा शुरू करी थी, वो रथ यात्रा क्या था? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आप उनके इंटरव्यूज देख लीजिए अडवाणी जी के, उन्होंने कहा कल्चरल रेवोल्यूशन। अडवाणी जी की अंग्रेजी अच्छी थी, अंग्रेजी में ज्यादातर वो भाषण लिखते थे, अंग्रेजी में ही बोलते थे, और हिंदी में उसको जब तर्जुमानी होती थी, उसको जब ट्रांसलेट किया जाता था, तो ये वर्ड आया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। कल्चरल रेवोल्यूशन की बात अडवाणी जी ने शुरू करी। तो ये एक कल्चरल रेवोल्यूशन है, मोदी 2.0। लेकिन जो बड़ी बात है वो हमें ये समझना होगा
कि ठीक है, उत्तराखंड में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, दोनों जगह एक साथ चुनाव होना है। केदारनाथ से वो एक प्रतीकात्मक एक भाषण दे रहे हैं और जहां अपनी जो हिंदू मेजॉरिटी कंस्टिट्यूंसी है उसको वो एड्रेस कर रहे हैं। पहली बात तो ये भाषण मुसलमानों के लिए नहीं है और मुसलमानों की चिंता भी नहीं है। भाई हमें वोट नहीं देते तो हम किस चिंता क्यों करें। और सबका साथ सबका विकास एक नारा है, हम लोग समझ चुके हैं। तो सबसे पहली चीज हमें जो ये आपत्ति की मोदी जी ने ऐसा क्यों किया, इसका कोई मतलब है नहीं संजय भाई, अमलेंदु भाई, प्रोफेसर साहब, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि इस सरकार ने कहा था कि हर घर को नल और हर नल में जल, हर हाथ को रोजगार, ये नारे थे इस सरकार के। जो गुजरात मॉडल की बात हो रही है कि हम हर जिले में एक एम्स जैसा अस्पताल बनाएंगे, हमारी सड़कें गोरखपुर से लेके झांसी और सहारनपुर से लेके सोनभद्र गड्ढा मुक्त होंगी, 1 करोड़ रोजगार का सृजन होगा हर साल। सवाल है कि ये जो बातें कही गई थी, बोली गई थी और इनको इश्तिहारों में उतारा गया था, उस पर बात नहीं हो रही। यानी सरकार जानती है, मोदी जानते हैं कि हमने डेवलपमेंट पे, विकास पे कुछ भी नहीं किया है। तो उस पर ना बात करके वो या तो बात केदारनाथ की करते हैं या काशी की करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये चुनाव अगर इश्यूज पर आया और ये जो गेंद है अब अखिलेश यादव के पाले में है और अखिलेश यादव को लोग सुन रहे हैं। आज आप भीड़ देख लीजिए केदारनाथ पे, प्रधानमंत्री बोल रहे थे, आप वहां की भीड़ देखिए। ऐसा नहीं था पिछली बार जब आप गए थे मोदी जी, 4 गुनी ज्यादा भीड़ थी। आज मोदी जी को सुनने वाले लोग नहीं बैठे थे, ज्यादातर अग्रिम पंक्ति में दरोगा और वहां पर वर्दी में लोग बैठे हुए थे। तो ऐसा नहीं है। आप योगी जी की जितनी भी, एक दिन क्या करिए, मैं तो आपको सलाह दूंगा संजय भाई, एक दिन आप योगी की जितनी पिछले 15 दिन की सभाएं हैं, आप सबकी विजुअल्स दिखाइए और 10 दिन की अखिलेश यादव की जो सभाएं हैं उनके विजुअल्स दिखाइए। आपको पता लग जाएगा कि लोग कहां जा रहे हैं, स्वेच्छा से लोग कहां जा रहे हैं और कहां लाए जा रहे हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अखिलेश यादव को सुनने अब लोग आ रहे हैं, अखिलेश यादव की चर्चा हो रही है। तो सवाल यह है कि अखिलेश यादव क्या इश्यूज उठाते हैं, इस तरह के इश्यूज उठाते हैं, वो जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो कोर इश्यूज हैं, क्या वो उनको उठाएंगे या वो मोदी जी के ट्रैप में आ जाएंगे कि मोदी जी ने केदारनाथ से शंकराचार्य की बात करी, काशी की बात करी, तो पता चला कि अगली तस्वीर जो अखिलेश जी की आई, कोई जनेऊ या कुछ हवन या किसी पंडित के साथ जो है कुछ ऐसे अर्पण तर्पण करते हुए आई। तो इसका मतलब आप ट्रैप में आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मेजॉरिटी हिंदू को एड्रेस नहीं कर, बिल्कुल करना चाहिए। और जो आपके मुस्लिम ऑडियंस है उनको समझना चाहिए कि अगर किसी देश में वोट, बैलेट अगर पावर है तो आप मेजॉरिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। और मार्क टुली ने, मैं तो बहुत छोटा पत्रकार हूं, मार्क टुली ने 10 साल पहले बीबीसी के चीफ करस्पॉन्डेंट रहे और मार्क टुली को लोग घर घर में जानते थे। कई बड़ी खबरें हमने बचपन में रेडियो से सुनी थी, चाहे वो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो, संजय गांधी जी का विमान की दुर्घटना में मौत हो, वो मार्क टुली ने खबरें सुनाई थी। और उसी मार्क टुली ने कहा कि अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स से बाहर निकल के मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करनी है। अगर कांग्रेस खुद ही 60% छोड़ देगी, 70% छोड़ देगी और 30% की राजनीति करने लगी, तो सिर्फ दलित और मुस्लिम से काम नहीं चलना है, आपको एक एग्रेसिव मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करनी होगी। तो अखिलेश अगर मंदिर जाते हैं, मुझे उसमें कोई भी किसी तरह का मुझे कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर प्रियंका गांधी हवन करती हैं, बिल्कुल करें, वो हिंदुओं के पास जाएं, वो मठों में जाएं, वो गोरखनाथ मंदिर भी जाएं। गोरखनाथ मंदिर जो है योगी जी की कोई संपत्ति निजी नहीं है, वो वहां के मठाधीश जरूर हैं लेकिन उनकी निजी संपत्ति नहीं। वहां जाना चाहिए अखिलेश यादव को। जाएंगे तो भी खबर है, रोके जाएंगे तो भी खबर है। लेकिन
मेजॉरिटी पॉलिटिक्स के साथ, बहुमत की राजनीति के साथ अगर आप सही इश्यूज नहीं उठाएंगे, आप जो बुनियादी कोर इश्यूज हैं अगर उनको नहीं उठाएंगे, तो फिर इस तरह की बहस सिर्फ केदारनाथ, काशी, मथुरा तक सीमित रहेगी। तो मुझे लगता है कि हम लोग, देखिए, हम लोग तो एक यूट्यूब पर आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन असली जो गेंद जिसके पाले में वो अखिलेश यादव हैं, क्योंकि सीधा चुनाव है अखिलेश और योगी के बीच में। तो काउंटर जो करना है वो अखिलेश यादव को, तो अखिलेश यादव किस तरह से अपने चुनाव को सजाते हैं, बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल 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 ठीक है दीपक जी, बहुत सारगर बात आपने कही।